हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पार्टीशन वैल्यूज़ को हमने समझा था किस तरह से हम पार्टीशन वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। और देखिए, पार्टीशन वैल्यूज़ में हमने एक तो क्वार्टाइल्स हमने देखे थे। और देखिए, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, Q1 से लेकर Q3 तक। और उसके बाद देखिए, डिसाइल्स की हमने बात की थी। और देखिए, ये होते हैं देखिए D1 से D9। और उसके बाद देखिए, परसेंटाइल की हमने बात की थी। और देखिए, जो परसेंटाइल्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, देखिए P1 से P99। और देखिए, इसमें अगर मीडियन को भी हम इंक्लूड करें तो कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू होती है। तो देखिए, पार्टीशन वैल्यू यहाँ चार तरह की पार्टीशन वैल्यूज हमने देखी थी। और देखिए, वन बाई वन इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इन चारों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। और देखिए, उससे पहले वाली क्लास में हमने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो भी सेंट्रल वैल्यूज होती है, जैसे मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इसके अलावा हार्मोनिक मीन। तो देखिए, इन की कैलकुलेशन जो होती है वो किस तरह से हम करते हैं, उस पर काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेंटर वैल्यू और पार्टीशन वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। और इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और उसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की। तो देखिए, यहां पर विक्षेपण के माप हम देख रहे हैं। और देखिए, सबको क्लासिफाइड करके मैंने बताया था। देखिए, सेंटर वैल्यू कौन कौन सी होती है, पार्टीशन वैल्यू कौन कौन सी होती है, और डिस्पर्शन को कौन डिफाइन करता है। उन सब क्वांटिटीज को देखिए हम काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं। और उसमें देखिए, एक रेंज हम देखते हैं डिस्पर्शन में। रेंज के बाद देखिए, एक मीन डेविएशन हम देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, और वेरिएंस हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की। तो देखिए, यहाँ पर रेंज किस तरह से निकालते हैं। रेंज का देखिए, एक सिंपल सा तरीका है देखिए रेंज को कैलकुलेट करने का। जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और ये जो भी देखिए वैल्यूज हम देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन की हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में हम जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी होता है। और देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम किस तरह से कैलकुलेट करें, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, इसको हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। तो ठीक है, वैसे 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको परसेंटेज में अगर रिजल्ट चाहिए तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी देखिए, कॉमन सी बात है, इसकी वैल्यू अगर 1/2 आती है इसका मतलब है 50%। और हाफ क्या होता है, देखिए 50% होता है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज यही कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। अब देखिए, यहाँ पर चाहे कोई सा भी डेटा रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज में हो या डिस्क्रीट सीरीज में हो या इंडिविजुअल सीरीज में हो, सभी के लिए देखिए यही रिजल्ट यूज में होता है। तो ये सबके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, तीनों सीरीज के लिए देखिए यही फॉर्मूला यूज में लाया जाता है। अब देखिए, इसको हम किस तरह से, देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज हमें दे रखी है। हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज हमें दे रखी होती है। देखिए, इस तरह से एक्स हमें दे रखा है, एक्स सच डेट 5, 6, 8, 10, 12 और 15। तो यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एज क्या है, यहां पर एज है देखिए
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इसको, ये लीजिए। तो एज क्या है, देखिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखिए जो एक्स की जो वैल्यू होती है, और देखिए अगर हम एल की बात करें तो एल है यहाँ पर स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो देखिए एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एच होगी, एच से हम डिनोट करेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम एल से। तो यहाँ एच और एल का मतलब क्या है, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर देखिए सीधे हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, ये इंडिविजुअल सीरीज है और यहाँ पर हमें देखिए इसकी रेंज हमें निकालना है। तो देखिए रेंज होगी क्या यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो देखिए ये तो रही हाईएस्ट और ये रही देखिए लोवेस्ट, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रेंज यहाँ पर देखिए मिल जाएगी, और ये देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 10। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में देखिए, और देखिए यहाँ इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू देखना है, रेंज मिल जाएगी। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज की हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये होता है देखिए परास गुणांक, क्या कहते हैं इसे, परास गुणांक, ठीक है। और ये हो जाएगी देखिए परास। तो देखिए अब हम यहाँ पर परास गुणांक निकाल लेते हैं। चलो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, परास गुणांक। और देखिए परास गुणांक होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। तो देखिए 15 माइनस 10, 15 माइनस 5 अपॉन 15 प्लस 5, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए 1/2 हमें मिला है। और इसको परसेंटेज में अगर बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज को, परास गुणांक को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 50%। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी परास गुणांक को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो ये रही। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, और एग्जांपल सेकंड में हम बात करेंगे किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज। और देखिए डिस्क्रीट सीरीज किस तरह से होती है, यहाँ पर x के साथ आपको f दिया जाता है। और देखिए सपोज कीजिए x की वैल्यू क्या है, देखिए 8, 9, इस तरह से देखिए डिस्क्रीट सीरीज आपको दे रखी है, x के साथ क्या दिया जाता है, f। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यूज के साथ जब f दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और यहाँ पर देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए 9, 15, 21 और 1, 7 और 8। अब यहाँ पर देखिए रेंज हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, परास हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। तो देखिए एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, तो ये तो हो गई हाईएस्ट वैल्यू और ये हो गई देखिए लोवेस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट और ये लोवेस्ट। और देखिए आपको इन्हीं से मतलब रखना है, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो h की वैल्यू है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 20 और ऑब्जर्वेशन की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 8। तो आप रेंज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो हो जाएगा देखिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। चलिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। हाईएस्ट कितना है देखिए 20, एक्स का जो अधिकतम मान है वो 20 है और न्यूनतम कितना है 8 है।
तो ये देखिए इस तरह से रेंज का मान, परास का मान आ जाएगा 12। और देखिए परास गुणांक कितना होगा, 20 - 8 और 20 + 8, तो ये हो जाएगा देखिए 12/28। फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ 4 से कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम और 7 टाइम, और यही देखिए रेंज ऑफ कोफिशिएंट है, और ये निकल जाएगी देखिए रेंज। तो देखिए इस तरह से हम रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बात आती है कंटिन्यूअस सीरीज की। डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर इस तरह से दे रखा है तो देखिए हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, और रेंज देखिए बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती है, चाहे सीरीज कैसी भी हो, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो, हमें तो केवल इस तरह का फॉर्मूला ही इसमें यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डेटा दे रखे हैं तो भी हमें एक्स की वैल्यू से मतलब रखना है, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में देखिए हमें क्या दिया जाता है, एक क्लास इंटरवल दिया जाता है, और देखिए क्लास इंटरवल के साथ हमें क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये तो रहा देखिए क्लास इंटरवल, और इसको देखिए हम इस तरह से देखिए लिख लेते हैं, ये लीजिए, और क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर देखिए ये पहला क्लास इंटरवल, ये दूसरा, और इस तरह से देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको मिलेंगे। तो देखिए क्लास इंटरवल के साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और देखिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर देखिए 0 से 15, 15 से 13, और देखिए यहाँ पर 13 से लेकर 45, 45 से देखिए 60, और 60 से हो जाएगा 75, और 75 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। 15-15 के अंतराल हमने लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर क्लास इंटरवल के साथ क्या दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी। और देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी 24, इसकी 81, 71, इसकी 2, इसकी 24, इसकी 36। अब यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से डेटा रिप्रेजेंटेशन हो, डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो फिर हम किस तरह से रेंज को कैलकुलेट करें। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हमें वही बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर देखिए ये इंटरवल जो होते हैं, ये एक्स की रेंज होती है, एक्स की वैल्यू 0 से 15 है, तो ऐसी टर्म कितने टाइम आ रही है, देखिए 24 टाइम, है ना। तो 0 से लेकर 15 तक एक्स के जितने भी मान हैं उनकी जो बारंबारताएं हैं वो कितनी है, 24 है। तो ये सब एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जो लोवेस्ट वैल्यू है देखिए वो कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू 0 है, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, देखिए 90 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स की वैल्यू से मतलब है। तो देखिए जो लास्ट वाला इंटरवल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लीजिए, वो एच हो जाएगी, और यहाँ एल ये हो जाएगी। तो लिखें आप यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू इस सीरीज में देखिए जो भी क्लास इंटरवल है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, देखिए 90, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर रेंज हम कैसे निकाल लेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 90 - 0 फाइनल, यही है फाइनल आंसर। और देखिए परास गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और यहाँ भी देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हाईएस्ट तो है 90 और लोवेस्ट कितनी है, 0। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए रेंज कितनी आ रही है, रेंज आ जाएगी इसकी 1। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपको इस तरह से देखिए जब भी डेटा दे रखे हों
तो यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है इसमें आप देख सकते हैं एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है वो 90 है और सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, यहाँ पर 0 है। तो देखिए इस तरह से रेंज और रेंज ऑफ कोफिशिएंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे की बात करेंगे और अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर हमने कई तरह की हमने पार्टीशन वैल्यूज देखी है, उसके बेस पे देखिए कुछ और भी रेंज होती है। तो यहाँ पर आप नोट लगा के लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने देखिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल रेंज की। किसकी बात करेंगे? क्वार्टाइल रेंज। देखिए क्वार्टाइल रेंज यानी चतुर्थक परास। जब हम रेंज की ही बात कर रहे हैं तो देखिए चतुर्थक परास की भी हम बात कर लेते हैं, है ना। क्वार्टाइल रेंज होती क्या है? देखिए क्वार्टाइल रेंज की सिंपल सी प्रोसेस है कि हम उसे किस तरह से फाइंड करें। चलिए दोबारा यहाँ एक ही लाइन में इसको लिख देते हैं, स्पेस बचा के चलते हैं थोड़ा सा, ताकि एक ही पेज में काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो चतुर्थक परास होती है वो क्या होती है? देखिए थर्ड क्वार्टाइल में से हम फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्वार्टाइल रेंज मिल जाती है। और देखिए इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, इसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, और इसे कहते हैं देखिए चतुर्थक परास गुणांक। तो देखिए यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर देखिए ये क्वार्टाइल रेंज है और क्वार्टाइल रेंज, और इस तरह से हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। और देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, है ना। और जब देखिए हम बीएससी के मेन सिलेबस पे आएंगे जिसमें हमें मोमेंट्स हमें देखना है, कर्टोसिस हमें देखना है, स्क्यूनेस, तो जो भी है देखिए डिटेल में हम समझेंगे। तो वहाँ पर देखिए हालांकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन देखिए ये सब बेसिक सी बातें हैं। चलिए क्वार्टाइल पे आ गए। क्वार्टाइल के बाद हम बात करेंगे देखिए दशमक परास, डिसाइल रेंज। देखिए ये क्या होती है? दशमक परास। तो देखिए यहां पर इसमें हम क्या करते हैं? D9 में से D1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और इसके अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ दशमक परास गुणांक, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? दशमक परास गुणांक। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम D9 माइनस D1 अपॉन D9 प्लस D1 कर देते हैं। कॉमन सी बात है। और देखिए हालांकि यहाँ पर ये बहुत ही कम यूजेबल है, ये कोफिशिएंट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। आपको तो केवल यहाँ पर एक जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर परसेंटाइल की हम बात कर लेते हैं। और देखिए इसमें क्वार्टाइल में क्या है? एक इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होती है, अंतर चतुर्थक परास, और वो इसी को कहते हैं देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं इसे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़े और यहाँ हम बात करेंगे किसकी? परसेंटाइल रेंज। अब यहाँ पर देखिए परसेंटाइल रेंज को किस तरह से, यहाँ पर देखिए लास्ट जो भी लास्ट डिसाइल होता है उसमें फर्स्ट डिसाइल का हम फर्स्ट डिसाइल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट। यहाँ भी देखिए 3 क्वार्टाइल होते हैं, लास्ट वाला Q3 होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है? Q1। और इसमें देखिए लास्ट वाला क्या होता है? P99 और फर्स्ट वाला क्या होता है? P1। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, इसको जो डिफाइन किया है वो देखिए यहाँ पर P99 से P90 से और P10 से, इस तरह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
और देखिए कोफिशिएंट का भी इतना वैसे यूज होता नहीं है। और यहाँ पर देखिए सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पर देखिए डिसेल रेंज कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर देखिए ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ किस तरह से Q1 Q2 Q3 D1 D2 और P1 P2 P99 किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेन तो रेंज है, और रेंज में देखिए इतना ही हम देखते हैं। और जब डिस्पर्शन की बात आती है तो रेंज के बाद हम देखते हैं, देखिए वहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए अगला जो हमारा टारगेट है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हमने रेंज को देखा था, और देखिए डिस्पर्शन को डिफाइन किससे किया जाता है, सबसे पहले रेंज आती है, उसके बाद देखिए हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, क्वार्टाइल नहीं क्वार्टाइल डेविएशन, इसकी हम बात करेंगे। चतुर्थक विचलन, और देखिए ये किस तरह से, जहां भी क्वार्टाइल की बात आती है तो आपको क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको Q1 Q2 Q3 को कैलकुलेट करना आ गया तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल डेविएशन की हम बात करें तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, अंतर चतुर्थक परास, ठीक है। तो चतुर्थक परास कहो या फिर अंतर चतुर्थक परास कहो, है ना, इसमें ज्यादा इतना वो नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए उसका अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो उसी को हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखें आप क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये होता है देखिए Q3 माइनस Q1/2। तो देखिए चतुर्थक विचलन क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थक विचलन। तो देखिए चतुर्थक विचलन का सिंपल सा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2। अब देखिए यहाँ पर Q1 और Q3 हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये पहले ही हम सीख चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। और देखिए ये कॉमन और बेसिक सी बातें हैं, है ना, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। और जब भी देखिए क्वार्टाइल डेविएशन की बात आए तो देखिए आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, जो चीज़ हम कभी नहीं पढ़ते और अचानक हमारे सामने आ जाती है तो थोड़ा सा देखिए हमें गुड फील नहीं होता है ना। तो गुड फीलिंग आना भी चाहिए, हर तरह का कॉन्सेप्ट देखिए एक बार अपने माइंड से निकलना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए रेंज क्वार्टाइल डेविएशन, और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की भी हम बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन गुणांक, और ये क्या है देखिए ये है चतुर्थक विचलन। तो देखिए चतुर्थक विचलन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जो चतुर्थक विचलन गुणांक है Q3 माइनस Q1/, तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला हमने इधर भी देखा था। तो यहां पर देखिए क्वार्टाइल रेंज का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, और इसमें देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, क्या है ये क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले बिल्कुल सेम भी हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनसे ज़्यादा देखिए ये ज़्यादा यूज होता है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो इन बातों पे हमें देखिए यहाँ फोकस करना है। और देखिए इसके बाद हम चलेंगे सीधा माध्य विचलन पे। तो ये तो चतुर्थक विचलन था, अब नेक्स्ट हम देखेंगे देखिए माध्य विचलन। अब देखिए यहाँ पर ये जो अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करें, कंटिन्यूस के लिए, तो देखिए अगर आपको Q1 Q2 Q3 निकालना आता है तो ये सब आप कैलकुलेट कर चुके हो, है ना, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। और ये देखिए पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर देखिए D1 D2 P1 P2 ये सब आप कैलकुलेट कर चुके हो,
ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया कि ये हम किस तरह से देखिए इनको कैलकुलेट करते हैं। और देखिए जब आप P1 P2 D1 D2 Q1 Q2 ये सब कैलकुलेट कर लोगे तो इन सब के रिजल्ट, इन सबको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डेटा रिप्रेजेंटेशन कोई सा भी हो। यहाँ भी देखिए ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए अब हम बात करेंगे देखिए मीन डेविएशन की। किसकी बात करेंगे? मीन डेविएशन, माध्य विचलन। और देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। अब देखिए यहां पर मीन डेविएशन हम सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? देखिए फॉर इंडिविजुअल सीरीज। और देखिए इंडिविजुअल सीरीज में तो एक्स की वैल्यूज दी जाती है। और यहाँ पर देखिए मीन डेविएशन जब भी निकलता है देखिए किसी न किसी सेंट्रल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, है ना। मीन डेविएशन अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू में देखिए मीन, मोड, मीडियन ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे देखिए किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। और क्या देखेंगे? देखिए मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए। तो देखिए यहां पर ए के प्रति या फिर ए के सापेक्ष हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए बिंदु ए के सापेक्ष। और बिंदु ए के सापेक्ष जो माध्य विचलन है वो हमें यहां पर देखना है। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए। और यहां पर ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है? देखिए ये पॉइंट यहां पर एक सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसको भी, हम देखिए एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? समेशन x माइनस ए अपॉन एन। और यहां पर देखिए स्मॉल एन होता क्या? हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। जब x की वैल्यू इस तरह से दी जाए 1 2 3 4 5। और देखिए ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, छोटी क्लासेज में देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व किए हैं। ये 1 2 3 4 कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ 1 2 13 14 25। अब यहाँ पर देखिए हम ए क्या लेंगे? यहाँ पर ए यहाँ पर या तो मीन होगा या मोड होगा या मीडियन, माध्य, माध्यिका या बहुलक। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपने छोटी क्लासेज में देखा होंगे। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालो और उसके बाद माध्यिका के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेविएशन होता है ना, डेविएशन का मतलब होता है किसी क्वांटिटी से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर एक के स्थान पर हम यहाँ पर माध्य ले लेंगे, समांतर माध्य, मीन हम ले लेंगे। तो एक्स का उस मीन से डेविएशन, देखिए एक्स का इस ए से जो विचलन है वही तो एक्स माइनस ए होता है। ये जो ऑब्जर्वेशन एक्स है उसका इस ए से जो विचलन है, जो डेविएशन है वो होता है एक्स माइनस ए। तो जितने भी डेविएशंस होते हैं उनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इस तरह से मोड लगाकर, और उन सबको ऐड करके हम एन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए विचलनों का योग हमें मिल जाता है, उसका जो एवरेज है विचलनों का एन से डिवाइड करने पर, तो वही होता है देखिए मीन डेविएशन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए ए के अबाउट में अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और यहाँ ये भी लिख लीजिए आप, जहाँ ए क्या है? ए या तो मीन है या फिर मोड है या फिर मीडियन है। और चाहे तो आप यहाँ पर पॉइंट ए लिख लें ना, कैपिटल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। स्मॉल ए लिखें या कैपिटल ए लिखें, एक ही बात है। ये इस तरह से भी आप यहाँ पर ले सकते हो, इस पॉइंट ए के अबाउट। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मीन, मोड, मीडियन, या तो माध्य होगा
या फिर क्या होगा बहुलक, या फिर ये हो जाएगी माध्यिका। अब देखिए एक्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी, है ना। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर माध्य के सापेक्ष निकालना है, तो जितनी भी एक्स की वैल्यू दे रखी है उसका एक्स बार आप निकाल लीजिए, मीन आप निकाल लीजिए, और जितने भी एक्स हैं उनमें से आप समांतर माध्य यानी एक्स बार को घटा दीजिए और मोड ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन एक्स माइनस ये आपको मिल जाएगा। और जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स की कितनी वैल्यू उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन मिल जाएगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अभी डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक तो कंटिन्यूस सीरीज होती है और एक डिस्क्रीट सीरीज होती है। अगर डेटा देखिए इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में नहीं है और आपको कंटिन्यूस या डिस्क्रीट दी जाए, तो यहाँ A4 आ जाता है और यहाँ कैपिटल N हम ले लेते हैं। कैपिटल N का मतलब होता है संपूर्ण बारंबारताओं का योग, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो चलिए यहाँ पर उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मीन डेविएशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो चलो इसी में लिख लीजिए आप, फॉर डिस्क्रीट। और देखिए दोनों के लिए चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर कंटिन्यूअस सीरीज हो, दोनों के लिए देखिए यहां पर हम यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी हम देखेंगे वो दोनों सीरीज के लिए है। चलो तो यहां पर देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो देखिए यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन चाहे एक्स के साथ एफ दे दिया जाए या फिर वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे दिया जाए, दोनों के लिए देखिए यही फॉर्मूला यूज होगा। अभी हम जो लिखेंगे तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है वो लिख लें आप। तो देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए यहाँ पर जो मीन डेविएशन है, और देखिए यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट करें वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ जनरली इसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डेल्टा ए से। चलो यही बता देता हूँ, ये जो भी ए के रेस्पेक्ट में जो भी होता है वो डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम जो स्टैंडर्ड क्या सॉरी यहाँ तो मीन डेविएशन है उसका सिंबल कुछ भी ले सकते। ये मीन डेविएशन अबाउट ए। और यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है देखिए इसमें बदल जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन समेशन एक्स माइनस ये है मीडियन अपॉन एन। तो यहाँ एक ही जगह या तो मीन आएगा या मोड आएगा या मीडियन आएगा। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर थे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज असतत और सतत बारंबारता बंटन के लिए जब एक्स के साथ एफ दे दिया जाए या फिर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए। तो देखिए बिंदु ए के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला जा रहा है, और यहाँ पर जो बिंदु ए है वो या तो माध्य है या बहुलक है या फिर माध्यिका है। क्योंकि देखिए माध्य विचलन का मतलब ये है कि मध्य में जो वैल्यू है, मध्य में जो मान है उससे कितना विचलन है। तो वहां पर देखिए उसके लिए हम माध्य विचलन निकालते हैं। और मध्य में कौन कौन देखिए विद्यमान होते हैं, सेंटर वैल्यू जो केंद्रीय मान होते हैं वो केंद्रीय वाले भाग में ही विद्यमान होते हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीन में से किसी एक के सापेक्ष यहाँ पर निकाला जाता है। तो देखिए मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए के सापेक्ष माध्य विचलन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही है, एक्स माइनस ए अपॉन एन। और एन क्या होता है, देखिए कैपिटल एन का मतलब क्या है, ये बहुत कॉमन सी बात है। देखिए कई बार बता चुका हूं, एन क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समस्त बारंबारताओं का योग। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मीन डेविएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए ए क्या हो जाएगा, ए या तो एक्स बार हो जाएगा, है ना, समांतर माध्य हो जाएगा या माध्यिका या फिर बहुलक, जो भी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इस तरह से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज को देखा, रेंज के बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन हमने देखा,
ये था देखिए क्वार्टाइल डेविएशन, और उससे पहले देखिए जितने भी हमने रिजल्ट हमने देखे, तो ये देखिए रेंज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेंज हो गई, और उसके बाद देखिए ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, और ये हो गया देखिए मीन डेविएशन। अब हम बात करेंगे जो सबसे बेस्ट है, जिसने सबसे बेटर रिजल्ट दिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए, वो है देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, मानक विचलन। और ये देखिए सांख्यिकी के मानक मापदंडों पे ये बिल्कुल खरा उतरा है, इसीलिए इसे मानक विचलन कहते हैं। इसने स्टैंडर्ड कहते हैं ना, इसने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। जब भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो देखिए सबसे स्टैंडर्ड रिजल्ट किसने दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ने। और इसको किससे हम डिनोट करते हैं, देखिए इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करेंगे, देखिए सिग्मा से, ये इसका सिंबल है। और इसका जब स्क्वायर किया जाता है तो वो हो जाता है देखिए वेरिएंस। क्या हो जाता है, वेरिएंस, प्रसरण, जो आगे हम देखेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम निकालें। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्केल से इंडिपेंडेंट, स्केल क्या, वो मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्योंकि एक्स की वैल्यूज में से अगर आपने जैसे 10, 11, 12, इसमें अगर आपने सब में से अगर 10 कम कर दिया तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या फिर इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यू में से, एक्स की सभी वैल्यू में से अगर हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कहलाती है देखिए मूल बिंदु परिवर्तन, चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने एक्स में से क्या कम कर दिया, देखिए 10 कम कर दिए, सभी में से जितनी भी क्वांटिटीज है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सभी में से 10 कम कर दीजिए। एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये जो भी वैल्यूज आएगी उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी का मतलब डेविएशन आ गया यहाँ पर, ठीक है, किससे, डेविएशन फ्रॉम 10। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को आप क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यह ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है, यानी आप एक्स को छोटा बना सकते हो। चलिए कैलकुलेट कैसे करें। देखिए सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा रिप्रेजेंटेशन 3 तरह से होता है, इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में, और उसके बाद देखिए डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में, और एक होता है देखिए कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी के बेस पे देखिए जो स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे मीन, मोड, है ना, ये जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उनको कैलकुलेट किया जाता है। जैसा डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वैसा ही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इंडिविजुअल सीरीज आ जाए तो यहाँ पर देखिए जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालें। तो देखिए कितनी आसान सी प्रोसेस है। अगर इस सीरीज के लिए अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, मानक विचलन हमें निकालना है, तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और इंडिविजुअल सीरीज में जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम स्मॉल n से ही डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। और यहाँ पर देखिए रूट भी हम लगाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, मानक विचलन का। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन। ओपन करने पे देखिए ये वाला फॉर्मूला इसमें बदल जाता है, इस तरह से बदल जाता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सी बुक में देखिए इस तरह से लिखा होता है, कभी इस तरह से लिखा होता है, कोई कंफ्यूज में नहीं आना है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है।
और देखिए लिखने का अंदाज बदलता है, बाकी जो थीम होती है वो थीम तो वही है। आप 8 लिखें या 4+4 लिखें या फिर 6+2 लिखें या फिर देखिए -9 प्लस यहाँ पर देखिए आप 10 आप लिखें, 10 के यहाँ पर देखिए जो भी है 18 इस तरह से। तो 18 भी क्या है यहाँ, तो देखिए प्लस करके भी तो हम लिख सकते हैं ना इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए +17 हमें करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि लिखने के कई तरीके होते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कई तरह से, देखिए यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं, 8 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी वो बहुत सारे तरीके हैं देखो, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, सब इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में क्या है कि टर्म को हम अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैलकुलेशन के बेस पे, ठीक है। तो ये एक ही बात है ना। 8 को आप कैसे ही लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको नोट नहीं करना है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखिए समेशन, ये 1/n आप साइड में रख लें, और यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, रूट में नहीं लगा रहा हूँ, रूट लगा दीजिए चाहे तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, रूट हम एक साथ बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करें, देखिए 1/n, ये जो समेशन अंदर अप्लाई करोगे आप, देखिए समेशन x²। यहाँ वेरी कौन कर रहा है, देखिए x यहाँ पर वेरी कर रहा है, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज होती है इंडिविजुअल सीरीज में। जो x की पहली वैल्यू होती है वो x1, दूसरी क्या होती है x2। चाहे तो हम यहाँ पर हर जगह x की जगह यहाँ सफिक्स में i लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन सी बात है लगाते नहीं है। और लगा दो तो देखिए काफी कचरा सा हो जाता है, तो आप तो ऐसे ही ध्यान रखें। यहाँ पर x वेरी कर रहा है, और जो वेरी करता है उसी पे समेशन अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर x बार और 2 कांस्टेंट है, तो देखिए 2x बार तो हम समेशन से आउट कर देंगे, क्योंकि देखिए जो भी इंडिविजुअल सीरीज है, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, x बार नहीं बदलता है। जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं उनका समांतर माध्य नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो वेरी कौन करेगा, देखिए x समेशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे, इस तरह से। और देखिए यहाँ पर क्या है, समेशन, यहाँ x बार है, इसको भी आप आउट कर दीजिए, तो समेशन के साथ क्या बच जाएगा, देखिए 1 बच जाएगा, ठीक है, समेशन 1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम और कैलकुलेट करें, इसको हम और कैलकुलेट करें, इसको तो यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो हमने समेशन को अंदर ले लिया है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको आप अंदर लोगे। चलो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, समेशन x² - 2x बार। और यहाँ पर देखिए चलो एक साथ ही हम एक ही बार में एक काम है ना, स्टेप भी बचेगी, समय भी बचेगा। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेशन x²/n, देखिए यहाँ है 2x बार अपॉन n, और यहाँ क्या है देखिए समेशन x। तो यहाँ पर देखिए इस n को हम इसके साथ ले लेते हैं, देखिए 2x बार, यहाँ समेशन x है, और यहाँ देखिए ये कितना है n, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ ऊपर x है, क्लियर लिख देता हूँ, और अपॉन में n आप इसके साथ ले लीजिए। और देखिए समेशन x/n होता क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये x बार होती है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, x बार, ये लीजिए, और प्लस, और यहाँ पर देखिए x बार का होल स्क्वायर, और ये जो n है 1/n, ये लीजिए। अब देखिए समेशन 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल n ऑब्जर्वेशन है, तो समेशन की जो लिमिट है वो कितनी है, देखिए 1 से लेकर n तक है। यहाँ पर अगर 1 से लेकर n तक की अगर लिमिट हो, 1 से लेकर n, तो यहाँ पर समेशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, n हो जाती है। कितनी हो जाएगी, देखिए n हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, देखिए कॉमन सी बात है, अगर हम समेशन 1 की बात करें और i की वैल्यू 1 से n हो, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं, i की पावर n, n क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, है ना, ये लीजिए। और वैसे भी देखिए i की पावर 0 1 ही होती है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर 1 पुट कीजिए, 1 की पावर 0 समेशन है, यानी जोड़ते जाएं, फिर i की जगह 2 पुट कीजिए, 2 की पावर 0,
फिर 3 की पावर 0 और लास्ट में देखिए n की पावर 0 और इन सब की वैल्यू 1 होती है। 1 + 1 + 1 n टाइम्स, कितनी बार आएगा ये, n बार आएगा तो n हो जाएगा। 1 को n टाइम्स आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो समेशन 1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने n लिख दिया है। चलो i तो हम हटा देते हैं, i = 1 to n, सब जगह कॉमन सी बात है, इधर से भी हटा देते हैं। ये लो फाइनली हट गया है। और यहाँ पर ये समेशन 1 कितना हो जाएगा, देखिए n, और देखिए n से n भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2x बार, देखिए ये क्या है, समेशन x² n, और ये देखिए ये हो जाएगा -2x² और ये है देखिए प्लस का x²। तो यहाँ माइनस का x² हमें मिलेगा। और देखिए ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ चुका है। यहाँ पर देखिए समेशन x² n, और ये जो x बार है, x बार होता क्या है, देखिए समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, समेशन x/n से। तो देखिए ये वाली कैलकुलेशन आपको नोट नहीं करना है, केवल मैंने बता दिया है कि हम इसको जब ओपन करके सोल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके और भी फॉर्मूले हमें देखने हैं, हमें और भी फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में तो देखिए और भी रिजल्ट हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम और भी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेन फॉर्मूला होता है ये होता है ना, इस तरह से, और इसको देखिए ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मूल बिंदु परिवर्तन का हम यूज करेंगे। और मूल बिंदु परिवर्तन से x की वैल्यू छोटी हो जाती है, और जब स्केल चेंज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं स्केल परिवर्तन का, तो देखिए x की वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए मूल बिंदु परिवर्तन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु परिवर्तन, चेंज ऑफ ओरिजिन, वो क्या होता है, देखिए x, ये जो x है, इस x में से हम एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की वैल्यू छोटी हो जाएगी। और ये देखिए ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। x की जो वैल्यूज हमें दी जाती है, सभी में से एक निश्चित संख्या को घटा दें, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए इस x को d में बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है x की वैल्यूज में से अगर आपने एक फिक्स्ड क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी और x को छोटा बना दिया, और जो भी न्यू ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे, यानी x - a जो भी मिलेंगे, उनसे भी आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी होती है मूल बिंदु परिवर्तन, यानी मानक विचलन मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो फॉर्मूला है देखिए इसमें भी बदल जाएगा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, समेशन d², x की जगह हम d ले आएंगे यहाँ पर, n माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर, समेशन d/n का होल स्क्वायर। तो देखिए x के स्थान पर अगर d आ जाता है, d का मतलब x - a, तो भी यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्केल की बात करें, हम क्या करें, x में से a कम कर दें, ओरिजिन चेंज, और 1/h से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर h से डिवाइड भी कर दें। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है स्केल और ओरिजिन दोनों चेंज हो जाते हैं इसमें, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, मूल बिंदु और स्केल परिवर्तन। अगर इसका यूज करें तो देखिए a कम करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मूल बिंदु परिवर्तन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखी ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पर x की वैल्यूज को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ d की वैल्यूज को लेकर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और d क्या होता है, x में से हमने a घटा दिया है सब में से, तो देखिए दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, यानी हम यहाँ पर u से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें u की वैल्यूज से, और एक बात ये भी ध्यान रखना, u की जितनी भी वैल्यूज है वो इस तरह से मिलती हैं, +- 1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। यू की वैल्यूज हमेशा चाहे डेटा किस तरह से दिए जाएं या कैसे भी दिए जाएं, कोई से भी दिए जाएं, यू की वैल्यू हमेशा इस तरह से ही मिलेगी। और देखिए जब यू की वैल्यू हम इस तरह से प्राप्त करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। एक्स की वैल्यू चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न दें, लेकिन अगर उनमें इक्वल इंटरवल है, एक्स के मानों में समान अंतराल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं। ज़्यादा सिंपल इसी से होगा। और देखिए यहाँ पर आपको जितनी भी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज हमने देखी उसमें देखिए मीन मोड मीडियन की आवश्यकता होगी यहाँ पर, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर हमें यू के बेस पे अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन यू अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए होगा क्या, जैसे ही हम स्केल और ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहां पर देखिए हम करते क्या है, u होता क्या है, देखिए x में से a घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे, क्योंकि ये मूल बिंदु वाला गुणधर्म है, ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी है। जैसे हम h से डिवाइड करेंगे तो देखिए वो 1/h रह जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x की वैल्यूज को तो दुगना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 गुना हो जाएगा, और 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो 1/3 रह जाएगा। तो यहाँ पर h से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/h रह गया। जो हमारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मेन स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1/h रह गया। अब बैलेंस तो करना पड़ेगा क्योंकि जो मेन रिजल्ट है उसको थोड़ी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, h से। ये h स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है ना, वर्गमूल से बाहर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये 4 फॉर्मूले हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये वाला फॉर्मूला, u वाला फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे हो, इक्वी डिस्टेंस हो, x के जितने भी मान हैं वो समान अंतराल पर होने चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखिए जब बात करें किसकी, एक और यहां पर दूसरी सीरीज होती है, या तो डिस्क्रीट हो या फिर दोनों के लिए, कंटिन्यूअस के लिए भी देखिए एक ही तरीका है। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम किस तरह से देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहां मैं बता देता हूं, यहां से आप स्टार्ट करें। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी समेशन फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये सब रूट में है, देखो सभी रूट में है, ये ध्यान रखना, n भी रूट में है यहां पर। और देखिए यहां पर इक्वल, इसको अगर आप ओपन करोगे तो देखिए ये ओपन करने पे किस तरह से मिलेगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। फॉर्मूले बिल्कुल देखिए सिमिलर है। यहां पर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल फ्रीक्वेंसी आ जाती है और स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन हो जाता है। वैसे स्मॉल एन और कैपिटल एन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारताओं का योग। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होते हैं, एक्स के मान जितने भी, एक्स के अगर एन मान है तो सभी की बारंबारता 1 होती है, सभी को जोड़ोगे तो स्मॉल एन आएगा। तो स्मॉल एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्स के जितने भी मान होते हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और देखिए यहाँ पर अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी, मूल बिंदु परिवर्तन। तो मूल बिंदु परिवर्तन में एक्स को छोटा बना दिया जाता है, एक्स में से कुछ घटा देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, देखिए डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, चाहे आप देखिए डी के अकॉर्डिंग आप देखिए
वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर आप एक्स के अकॉर्डिंग करें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ये चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज किया, ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी यूज की, तो इस तरह से फॉर्मूला बदल जाता है। एक्स की वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करें या डी की वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करें, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हम मैनेज करेंगे क्योंकि अभी हमें यू वाला फॉर्मूला भी देखना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखिए, दिखने में तो वैसे समझ जाओगे आप, इतना भी मैंने छोटा नहीं बनाया, फिर भी और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, मिल जाएगा स्पेस इधर। चलो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर हम u वाला फॉर्मूला यूज करें, u का मतलब है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मूल बिंदु और स्केल दोनों हम चेंज कर देते हैं, तो x किस में बदल जाएगा, u में बदल जाएगा। और u क्या होता है सब आपको पता है, वैसे मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा अभी, है ना। आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, और साथ में इनटू क्या आएगा, देखिए ये जो भी एच है ना, ये थोड़ा आउट ही है ना, ये बाहर की तरफ है, थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं। क्या है, स्पेस देखिए कितना ही कवर किया जाए कम पड़ जाता है मैथमेटिक्स में। ये लीजिए, ये साइड में है एच, तो यहाँ पर देखिए समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, एच बिल्कुल बाहर है। और यहाँ पर देखिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए डी की, डी क्या है, एक्स माइनस ए है, और यू क्या है देखिए एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यहां पर देखिए u वाले फॉर्मूला, देखिए u वाला फॉर्मूला चेंज क्यों हो जाता है, देखिए ये दोनों तो चेंज नहीं हुए, ये वाले भी आपस में चेंज नहीं हुए, बिल्कुल सेम है, फॉर्मूलों में कोई भी चेंजेज नहीं है। लेकिन देखिए जैसे हम इससे इस पे आते हैं तो चेंजेज क्यों हो जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ये जो u देख रहे हो ना, ये u क्या है, u का मतलब है जो मेन वेरिएबल है उसमें से हमने a कम किया, a कम करने का मतलब ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी, मूल बिंदु परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए d क्या होता है, x माइनस ए, है ना। तो यहाँ तो a कम करने से हम जब d से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, देखिए मूल बिंदु परिवर्तन, ओरिजिन चेंज। तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ चेंज इसलिए होगा क्योंकि देखिए a कम करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/h से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/h से, या यूं भी कह सकते हैं कि हम h से डिवाइड कर रहे हैं। और h से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1/h हो जाएगा, मेन स्टैंडर्ड डेविएशन किस में बदल जाएगा, 1/h। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए h से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर ये लिखें आप, d ये है और u ये। और देखिए एक बात मैंने वो भी बताई थी, ये वाला कब यूज करोगे, जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे, यानी इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, x के मानों में समान अंतराल होना चाहिए जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है। और जब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहां तो x की वैल्यू देखिए इक्वल इंटरवल्स में ही मिलती है, समान अंतराल पर मिल जाती है, तो x के मान समान दूरी पर मिलते हैं इसके लिए। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब x के मान समान अंतराल में दिए गए हैं, समान दूरी पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसमें x के मान क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, x के मान क्या होना चाहिए, समान दूरी पर। और देखिए ये बात क्या लिखे, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये ऐसे ही ध्यान रखना है। u वाला फॉर्मूला, जितने भी u वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो तभी यूज होते हैं जब x की जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो इक्वी डिस्टेंस हो, यानी समान दूरी पर हो। और समान दूरी का मतलब देखिए x के मान इस तरह से दे रखे हैं, देखिए 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज है
आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपको x के साथ f इस तरह से दे दिया जाए तो ये कौन सी सीरीज हो गई, ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज, है ना, असतत बारंबारता बंटन। तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, u वाला लगा सकते हो। x की वैल्यू क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। और जैसे ही देखिए यहाँ पर 10 की जगह अगर कितना आ जाए, सपोज कीजिए 14 आ जाए, अब आप ये वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते, ये नहीं लगेगा, डी वाला लग जाएगा, क्योंकि x की वैल्यूज में से आप कुछ कम कर सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें 4 का डिफरेंस है और इसमें 6 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये समदूरस्थ नहीं है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत छोटी सी बात है हालांकि, लेकिन देखिए छोटी छोटी बातों को भी जब भूल जाते हैं तो बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके ये 3 फॉर्मूले हैं। और देखिए सबसे सिंपल तो ये होता है ना, लेकिन x की वैल्यू जब इक्वल इंटरवल में नहीं है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है, समान दूरी पर नहीं है, तो फिर ये वाला हम नहीं लगा सकते, फिर ये वाला फॉर्मूला, इसीलिए इसको शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, है ना। और वैसे देखिए शॉर्ट मेथड तो जिससे इजी सॉल्यूशन मिल जाए वही शॉर्ट मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, है ना। तो मेथड तो, और स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, है ना, इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, पद विचलन विधि। तो खैर आपको तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैंने आपको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, ये ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी से मिलता है, हम ओरिजिन चेंज कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंजेज नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल चेंज कर देते हैं और h से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इधर h से डिवाइड भी करते हैं। और x की वैल्यूज को अगर हम h से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाता है, उसे बैलेंस करने के लिए h से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये रही स्टैंडर्ड डेविएशन की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे देखिए वेरिएंस की, प्रसरण। और देखिए इसको तो क्या ज़्यादा इसको डिटेल में देखना, देखिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए बस। और ये जो प्रसरण होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए सिग्मा स्क्वायर से। किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए ये तो है सिग्मा, जो भी आप देख रहे हो ये सब सिग्मा है, और इन सब का स्क्वायर करोगे तो सिग्मा स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए वेरिएंस जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। बस ये ध्यान रख लें, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख गए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस, जब वेरिएंस की बात आती है तो देखिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वक्त के साथ। तो देखिए ये बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलें तो एक छोटी सी बात और इस पे एक ध्यान रखनी है। देखिए एक होता है, देखिए रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, बहुत कम यूज, बस ध्यान रख लीजिए आप। वर्ग माध्य मूल विचलन, ये होता क्या है, देखिए वर्ग माध्य मूल विचलन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है इसका, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको देखिए हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से। ये एक स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी है इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। देखिए और जब देखिए हम, और इस वीडियो लेक्चर के बाद देखिए हम जो कर्टुसिस मोमेंट्स इसकी हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व में देखिए कभी कभी स्क्यूनेस आ जाती है, विषमता आ जाती है, कभी ग्राफ सिमेट्रिक होता है, कभी नहीं होता है। तो ये सब बातें देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। फिलहाल देखिए आप जो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जो होता है वो हम स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये जो स्मॉल एस होता है, देखिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, रूट
समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है एक्स माइनस एक्स बार पर है। यहाँ पर देखिए एक्स बार की जगह हम एक्स बार न लेकर अगर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले लें, कोई स्वेच्छ बिंदु हम ले लें, तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। देखिए काफ़ी 4-5 शब्द हैं इसमें, 4-5 वर्ड हैं, काफ़ी टाइम लगता है देखिए बोलने में, है ना। तो ये है देखिए वर्ग माध्य मूल विचलन। तो देखिए मानक विचलन तो किसके रेस्पेक्ट में, किसके अबाउट में लिया जाता है, एक्स बार के। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से देखिए कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये लीजिए, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए जब हम ए की जगह एक्स बार रख देते हैं तो ये एस किस में बदल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल जाता है। ये नोट लगा के लिखेंगे। और देखिए यहाँ कैपिटल एन क्या है, ये कैपिटल एन तो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ मैं लिख भी देता हूं, ये जो कैपिटल एन है ये होती है देखिए समेशन एफ। समेशन एफ तो आप जानते हो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समस्त बारंबारताओं का योग। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें कैपिटल एन को भी लिख लीजिए। हालांकि देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ कि कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन क्या होता है। और देखिए 10th लेवल वाली बात है, 10th लेवल में भी हम जब मीन हम निकालते हैं एक्स बार तो हम ऐसे लिखते हैं समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिखते थे समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो एन का मतलब यही तो होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समस्त बारंबारताओं का योग। तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये आप लिख लीजिए एन क्या होता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर वेरिएंस की बात की थी, प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है ना। मानक विचलन अगर दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्रसरण आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह से देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, देखिए अंडर रूट वेरिएंस। हालांकि ये सब आपस में देखिए कोरिलेटेड है। ये देखिए इससे ये मिल जाता है, इससे ये मिल जाता है ना। बहुत सी जगह ऐसा भी लिखा होता है क्योंकि वो वेरिएंस को पहले पढ़ लेते हैं, वेरिएंस को पहले पढ़े, स्टैंडर्ड डेविएशन को बाद में पढ़े, तो ऐसे लिखें। हमने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया और बाद में हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस कैसे निकालें, हम तो वही बात करेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हो और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इस तरह से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमने बात की थी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, वर्ग माध्य मूल विचलन। और देखिए इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात, ए बराबर, यदि हम क्या करें, देखिए ए बराबर हम क्या ले लें, यहाँ पर एक्स बार ले लें। और देखिए एक्स बार क्या होता है, ये बताने वाली बातें नहीं होती, ये होता है मीन। क्या होता है, मीन। मीन का मतलब माध्य, और माध्य कहो या समांतर माध्य एक ही बात है। मीन कहो या अरिथमेटिक मीन कहो एक ही बात, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ए इक्वल एक्स बार लेंगे तो क्या होगा, ये जो एस है ये सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा का मतलब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बातें देखिए बार बार बताने की नहीं होती, ये स्मॉल एस क्या है, सिग्मा क्या है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की क्लास तो यहीं पर देखिए हम ब्रेक करेंगे। और देखिए इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट हैं बीएससी मैथमेटिक्स के, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बीएससी के कॉन्सेप्ट पर हम चलेंगे। और अभी तक देखिए हमने जो भी पढ़ा है देखिए वो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है। और देखिए बेसिक के बिना काम नहीं चलता है, जो हमारा आधार है, बेस है, वो तो मजबूत होना ही चाहिए। तो देखिए जितने भी वीडियो मैंने आपको अभी तक, देखिए शायद ये चौथा वीडियो लेक्चर होगा। और देखिए इसमें देखिए स्टैटिस्टिक्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, और उसके बाद देखिए उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी, और इनको हम कैसे हम अप्लाई करें और ये क्या होती है। और जब हम अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होते हैं या फिर नॉन इफेक्टेड रहते हैं। तो देखिए तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए आज हम इतना ही देखते हैं और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।